नया स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 का पेपर दे चुका है उसके पास क्वेश्चन से क्वेश्चन है। पहली बात सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि 12th क्लास का रिजल्ट आ गया, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। स्टूडेंट उस पर क्वेश्चन उठा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। 10th क्लास का रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ा मुद्दा 10th क्लास का रिजल्ट कब आएगा। 12th क्लास का रिजल्ट आ गया, 10th क्लास का बच्चा परेशान है। 10th क्लास का रिजल्ट कब आएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, SYC किसी का आया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, SYCT आया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में पास है, एक में रह गया तो क्या करेंगे, क्या उसको देना जरूरी है। एक बच्चा सारा दे देता है, साइंस का स्टूडेंट है, वो फिजिक्स में रह गया एक सब्जेक्ट में, या कोई मैथमेटिक्स में रह गया, ओवरऑल वो पास है, तो वो उस कंडीशन में क्या करे, फिर से पेपर दे ना दे, क्या कर सकता फ्यूचर में। ये सारी बातें हो रही है। किसी को नीट की काउंसलिंग में जाना है, उसके परसेंटेज कम है या वो जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है वो नहीं हो पा रहा, तो क्या करें। दूसरी बात, अभी जो फेल हुआ, कॉलेज में कहीं जाना, एक दो पेपर से रह गया, तो वो इमीडिएटली कैसे पास हो सकता है। एक बच्चा कहता है कि ऑन डिमांड देकर के क्या मैं पास हो जाऊं, इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। इस तरह ढेरों क्वेश्चन है स्टूडेंट का जिनको हमको जवाब देना है। पहली बात, एक पहली सवाल का आंसर देते हैं, 10th क्लास का रिजल्ट कब आएगा। पहली बात, 10th क्लास का रिजल्ट रेडी है, बोर्ड किसी भी मोमेंट में दे सकता है। बोर्ड ने दिया क्यों नहीं, मैं अब इस पर बता देता हूं। पहली बात, 12th क्लास की अर्जेंसी थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं काउंसलिंग में जाना था, काउंसलिंग की डेट निकल सकती थी, इसलिए उनको अर्जेंटली आनंद फानन जिसको बोलते हैं ना, इमीडिएट बेसिस से उनको रिलीज करना पड़ा। आपको पता है बोर्ड की तैयारी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने दिया, क्योंकि प्रेशर था, मिनिस्ट्री से भी बहुत प्रेशर था कि जल्दी रिलीज करो। 24 तारीख से काउंसलिंग, कहीं 26 से काउंसलिंग ऐसे शुरू हो रही थी। नहीं देता तो ये बच्चे क्या करते, उनकी सीटें गवा देते, और जिनको अलॉटेड सीटें वो भी चली जाती। इस वजह से 12th का इमीडिएट देना पड़ा। अब बात आ रही 10th का क्यों नहीं दिया, ये भी आप जानते हो। 10th और 12th जब साथ में देते हैं तो सिस्टम बैठ जाता है या हैंग कर जाता है। इसको भी बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, 10th को बाद में देने का डिसीजन लिया। अब 10th आएगा कब, असली मुद्दा ये 10th कब आएगा, इस पर हम बात करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, एनआईएस के रिजल्ट पर बात करते हैं, एनआईएस में आने वाली हर एक प्रॉब्लम पर बात करते हैं। एनआईएस मीन्स व्हाट, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। एनआईएस की प्रॉब्लम मीन्स व्हाट, सोल्यूशन कहां से मिलेगा, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म में जहां मैसेज करो व्हाट्सएप से आंसर मिलेगा। वो कौन सा, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। अहमद सर को आप मैसेज करें, आपको 100% जवाब मिलेगा, नो डाउट। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी रिजल्ट का टाइम है, 400-500 मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, सबको जवाब देने में थोड़ा टाइम लगेगा। मगर जैसे जैसे ये थोड़ा सा 1-2 दिन चढ़ जाएगा, उसके बाद हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, और आपको जरूरत पड़ी तो कॉल भी किया जाएगा। मगर थोड़ा वेट करो, क्योंकि बहुत सारा मैसेज है, एक साथ जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। सुनिएगा, पहली बार 10th क्लास का रिजल्ट कब आएगा। 10th क्लास का रिजल्ट आज किसी भी मोमेंट आ सकता है, अगर नहीं आया तो कल भी आ सकता है। रिजल्ट के लिए कोई संडे नहीं है, कोई हॉलीडेज नहीं है, अब कोई टाइमिंग नहीं है, रात को 11:30-12 बजे के बाद की भी ओपन हो सकता है। रिजल्ट रेडी है, बोर्ड के पास रेडी है, बोर्ड किसी भी मोमेंट में रिलीज कर सकता है। ऊपर से परमिशन की जरूरत होती है, 10 मिनट में परमिशन आती है, एकदम से ओपन हो जाता है। आईटी डिपार्टमेंट बैकएंड में 24/7 काम करती है, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन मोड है, सिस्टम हमेशा ऑनलाइन चलता रहता है, तो इनको चलाता कौन है, बैकअप में आईटी डिपार्टमेंट चलाती है। वो आप रात को पेमेंट करते हो, दिन में पेमेंट करते हो, ऑनलाइन फीस भरते हो, ऑनलाइन एडमिशन लेते हो, तो आखिर में ये सब पेमेंट और पीछे की प्रोसेस देखता कौन है, आईटी डिपार्टमेंट देखती है, जिनको 24/7 बैकअप में काम करना पड़ता है। तो ये कहना नहीं कि वो कब खाली होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट देने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई डेट नहीं है, कभी भी किसी भी मोमेंट में आ सकता है। 10th का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, क्या आज आ सकता है, पॉसिबल है। नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल तो आ जाएगा। 24 to 48 आवर में उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल रीजन नहीं रहा तो, कोई परमिशन की प्रॉब्लम नहीं रही तो, ठीक है, वो भी होगा तो कितना, एक आध दिन टाल सकते, इससे ज्यादा आप टाल नहीं सकते, रिजल्ट आके रहेगा भी। दूसरी बात, 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, 12th क्लास का रिजल्ट है, अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट था 12th क्लास का। बच्चा 80% 90% तक लेके गया, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं था इस बोर्ड में। हमने आपको क्या बोला था, बोर्ड सीबीएसई को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है और उससे इंस्पायर्ड है, और हुआ भी ये। 90% तक बच्चा लेके आया। एक बच्चे का रिजल्ट मैं देख रहा है 88, 84, 89 ऐसे करके रिजल्ट है। बात समझ रहे हो, बच्चा जो कि
थोड़ा सा एवरेज से ऊपर है, उसके बावजूद भी 80 प्लस मार्क्स है, 90 को अप्रोच करा, इट मीन बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। एक बच्चे का पहला क्वेश्चन है, 2024 में मैंने 12th क्लास का एनालिसिस पेपर दिया। अब वो ये कह रहा है कि बच्चा की 75% से कम है, जो कि उसको चाहिए, जेई एडवांस के लिए चाहिए 75%, उससे कम है। तो क्या मैं री इवोल्यूशन करवा लूं? प्लीज री इवोल्यूशन करवा दीजिए, या इनका प्रोसेस बता दीजिए कब होगा। एक मैं बात बताता, री इवोल्यूशन इस बोर्ड में 6 महीने तक भूल जाओ कि कोई रिजल्ट आता है। पिछला री इवोल्यूशन 6 महीने तक बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया, और सबसे बड़ी बात, री इवोल्यूशन में किसी का कोई चेंज नहीं दिया। इसलिए इस बोर्ड में री इवोल्यूशन के बारे में सपने में भी नहीं सोचना कि अगर एक बार री इवोल्यूशन दे दिया, रीचेकिंग दे दी, 6 महीने तक इस बोर्ड में कुछ होता नहीं है। उसके बावजूद भी रिजल्ट क्या आता, वही रिजल्ट आता, कोई चेंज नहीं होता। इसलिए जो लोग री इवोल्यूशन के बारे में सोच रहे, रीचेकिंग के बारे में सोच रहे, उनके सारे आगे जाने की कोशिश कर, भूल जाओ, बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर टाइमिंग आपके पास 1 साल फालतू है तो रीचेक में डाल के बैठो, 1 साल के बाद ढाक के 3-5 जिसको बोलते हैं, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, वो वाला निकलेगा। आराम से 1 साल बैठना पड़ेगा और कुछ होगा भी नहीं। इसलिए री इवोल्यूशन के बारे में भूल जाओ। अगर मार्क्स बढ़ाना ही है, फीस पे करो, सितंबर अक्टूबर में अगेन री अपीयर हो, बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, यही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। तो इसलिए इस जो दूसरे की सलाह दुनिया भर के लोग देते हैं ना, प्लीज इनको फॉलो मत करो अगर चाहते हो भलाई तो। क्योंकि हम लोग 17-18 साल से समझो इस बोर्ड को देखते चले आ रहे हैं और समझते चले आ रहे हैं, और शायद हम लोग बहुत अच्छे समझ गए इस बोर्ड को करता क्या है और करने की क्या कोशिश करता है और क्या पॉसिबल है, ये समझ में आता है, बाकी चीज नहीं समझ में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बच्चा है, ये क्या बोलता है जरा समझने को, प्रैक्टिकल में मैं पास हूं। ठीक है, एक गर्ल का क्वेश्चन है, ये नीट प्रिपरेशन की गर्ल है, और ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल में पास हूं, ऑन डिमांड दिया तो क्या प्रैक्टिकल देना पड़ेगा? जी हाँ, फिर से देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, थियरी भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑन डिमांड में आ रहे हो, पब्लिक एग्जाम से बाहर हो रहे हो, दोनों ही देना पड़ेगा। इसके पीछे एक और भी बात है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि मैं फेल हो गया हार्डली 3 पेपर में या 4 पेपर में फेल हो गया, क्या मैं ऑन डिमांड दूं और एडमिशन ले लूं यूनिवर्सिटी में? पहली बात, ऑन डिमांड कैसे होगा, क्या नहीं होगा, अभी समझना। ऑन डिमांड अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, जुलाई में ओपन होगा, 10 जुलाई 20 जुलाई, क्या ओपन होता कुछ पता नहीं है। मान लो 6 जुलाई या 10 जुलाई से ओपन होगा, आप 10 जुलाई 15 जुलाई में डेट लेते हो, कब रिजल्ट आएगा पहले समझना। जुलाई भर कॉपियां सिर्फ एग्जाम हो गए और कलेक्ट हो गए, अगस्त 30 डेज और 10 डेज सितंबर का, ये 40 डेज बोर्ड लेगा, सितंबर एंड में जाके रिजल्ट देगा। क्या तब तक आप वेट कर सकते हो? क्या जब तक आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी आपका वेट कर सकती है? अगर कर सकती है तो ऑन डिमांड दे लो। अगर आप में भूता है कि ऑन डिमांड दे के पास हो सकते तो जरूर दो। दूसरी बात, एक स्टूडेंट पूछता है क्या ऑन डिमांड देना चाहिए या पब्लिक एग्जाम में जाना चाहिए। अब यहां समझने की कोशिश करते हैं। पूरे साल भर या 2 साल पढ़ने के बाद जब आपने पेपर दिया तो आप 3-3 पेपर 4-4 पेपर में फेल हो गए, सीबीएसई में फेल होके अभी इस बोर्ड में आ गए, आप बोलते हो मैं ऑन डिमांड दे दूंगा। अरे, सीबीएसई और एनआईएस में फर्क समझो। सीबीएसई में आप पास नहीं हो, जो बहुत लिबरल है बोर्ड, तो आप एनआईएस में ओवरनाइट कैसे पास हो गए? एनआईएस का लेवल क्वेश्चन का मैं समझा दूं आपको, सीबीएसई से थोड़ा ऊपर ही है, कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, सीबीएसई में बहुत लिबरल चेकिंग है, एनआईएस अभी उसके कंपेरिजन में हार्ड है। दूसरी बात, ऑन डिमांड में क्या होता है, ऑन डिमांड फॉर्म भरने से होगा क्या? ऑन डिमांड का एग्जाम या तो हेडक्वार्टर में होगा नोएडा, अगर दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हो तो आपको नोएडा हेडक्वार्टर में ही पेपर देना पड़ेगा, जहां 20 ऑफिसर बैठे होंगे, इन कैमरा एग्जाम होगा। जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पेपर दे करके पास नहीं हुए, जहां सहूलत भी मिल सकती थी, वहां हेडक्वार्टर में क्या कर लोगे आप? और 10 दिन में डेट लेके क्या पढ़ाई कर लोगे? कैसे पास हो जाओगे? इतना आसान नहीं है, मैं आपको फिर बताता हूँ। इसलिए ऑन डिमांड वही दे जो 100% रेडी है, किसी वजह से एग्जामिनेशन से चूक गए या दे नहीं पाए, वो लोग ऑन डिमांड जरूर दे, चाहे उनको हेडक्वार्टर बुलाया जाए, कहीं बुलाया जाए। आप तैयार हो तो फिर डरने की कोई बात नहीं। मगर अगर आप सोचते हो कि ऑन डिमांड गए जल्दी से पास हो जाए सिर्फ इसके लिए फॉर्म, तो ऑन डिमांड से आप कभी नहीं पास हो सकते। ऑफिसर्स के बीच में अगर कुछ आ भी रहा होगा ना, तो आप भूल जाओगे कि आपको क्या आता है। पहली बात, आप 100 किलोमीटर दूर से ट्रेवल करके आओगे, 200 किलोमीटर से ट्रेवल करके आओगे। कहाँ होता है? अगर आपके आसपास केंद्रीय विद्यालय है और जिसमें ये सेंटर है, तो गवर्नमेंट उसमें ऑन डिमांड बना सकती है, और वो बहुत कम होते हैं। समझ में आ रही बात? आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, 4-4 डिस्ट्रिक्ट के बाहर है, वहां होगा। या फिर रीजनल सेंटर,
जैसे कोलकाता है, जयपुर है, ये सब सेंटर बनते हैं ऑन डिमांड के, या फिर हेडक्वार्टर नोएडा बनेगा। क्या आप इनमें ऑन डिमांड देने को तैयार हो? फिर ठीक है, ऑन डिमांड का फॉर्म भरो, ऑन डिमांड का एग्जाम दो। मगर ये भी 2.5 महीने से पहले रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आएगा। 1 महीने पूरी कॉपी एग्जाम चलता है, उसमें कॉपियां कलेक्ट होती हैं। दूसरे मंथ का पूरा 30 डेज और तीसरे मंथ का 15 डेज, 40 to 45 डेज बोर्ड और लेता है इवोल्यूशन में। उसके बाद उस मंथ के एंड में जारी करता है। कुल मिला के कहानी 3 महीना अगर आपके पास टाइम है तो ऑन डिमांड जरूर दो। जरा आगे क्वेश्चन है, एक बच्चा 6 पेपर देता है, 6 सब्जेक्ट का पेपर देता है, उसमें 5 में पास हो जाता है, हिस्ट्री में फेल हो जाता है, क्या उसे फिर से पेपर देनी है? और वो 6 पेपर के आगे लिखा SYCT या SYC लिखा हुआ। पहली बात, SYCT का क्या मतलब? स्टिल येट टू बी क्लियर थियरी एग्जाम। SYCT थियरी में फेल, अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में पास है, थियरी में फेल है तो थियरी का एग्जाम फिर देना। पहली बात, 6 सब्जेक्ट अगर आपके पास है, 5 में पास हो तो आप तो पास हो। आप 6 सब्जेक्ट के चक्कर में मत पड़ो, आप पास हो, आगे मूव कर जाओ। ग्रेजुएशन में एडमिशन लो, BA में, BCom में, BBA में, जो भी लेना लो, आगे की करियर स्टार्ट करो जर्नी। पीछे मुड़ के मत देखो, टाइम मत खराब करो। 6 पेपर को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, पॉलिटिकल जैसा सब्जेक्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ग्रेजुएशन में जाके ले लो, वो सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है, एक लड़की क्या करती है, 6 पेपर देती है, 6 में 5 में पास होती है। पास किस में होती है जरा देखना, वो पास सब्जेक्ट कौन कौन सा उसको देखने की कोशिश करना। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री में पास है वो। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पेंटिंग, ये 5 में पास है। छठे में फेल है, किस में फेल है? केमिस्ट्री में फेल है। अब वो ये बोलते हैं क्या मुझे पेपर देना चाहिए? पहली बात, अगर आपको साइंस कंटिन्यू करना, फ्यूचर में नीट में जाना, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो PCM या PCB जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथमेटिक्स, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में अगर फेल हुए तो वापस से आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना नीट में आप एलिजिबल नहीं होगे। नीट में एलिजिबिलिटी के लिए क्या है? PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राइट। इंजीनियरिंग में क्या चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ये 3 कोर सब्जेक्ट में कोई समय अगर फेल हो, चाहे वो छठा सब्जेक्ट क्यों नहीं है, तो आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं है, और उस तरह के कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं है, इवन में BSc करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको छठा सब्जेक्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर केमिस्ट्री क्लियर नहीं है तो आपको PCB नहीं मिलेगा, अगर मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है तो PCM नहीं मिलेगा। तो आप साइंस में आगे आगे नहीं बढ़ोगे, इंजीनियरिंग में आगे नहीं बढ़ोगे, मेडिकल में आगे कोई एडमिशन नहीं देगा, जब तक कि PCM या PCB का जो भी कॉम्बिनेशन आपके पास है, ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है या पास नहीं है क्लियरली, इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज इंग्लिश। टोटल ओवरऑल 5 सब्जेक्ट, जिसमें PCM मैंडेटरी या PCB मैंडेटरी, इन तीनों सब्जेक्ट में से कुछ भी छूटा या फेल हुए हैं तो आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर नीट में जा रहे तो 50% से कम का क्राइटेरिया नहीं है, किसी में 60% से कम का क्राइटेरिया नहीं है, वो PCM PCB को वो भी कैलकुलेट करो, अगर उसमें भी कम है तो आप एलिजिबिलिटी में नहीं आते, आपको इमीडिएटली वो फिर से करना पड़ेगा, तब जाके दो। एक लड़की का क्वेश्चन है, मुझे तो नीट में इतने नंबर मिल गए और मैं ये बोर्ड ने हमको नंबर नहीं दिया, हमको पता नहीं है। पहली बात समझना चाह रहे हैं, आप जब नीट में जा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा लेवल होना चाहिए। और आप कहते हो कि इस बोर्ड ने ऐसा कर दिया कि मैं केमिस्ट्री में फेल हो गई, मैं बायो में फेल हो गए। जिन सब्जेक्ट में आप पास हो उनको देखने पर क्या लगा? फिजिक्स में 2 नंबर है, केमिस्ट्री में 3 नंबर है, बायो में 1 नंबर है। ऐसा बच्चा क्या नीट के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल नहीं। तो आप प्लीज जब अपनी एलिजिबिलिटी खुद से चेक करें। आप सोचते हैं मैं नीट निकाल लूंगा और फिजिक्स में 2 नंबर है, केमिस्ट्री में 1 नंबर है, बायो में 3 नंबर है, ये 1 2 3 नंबर लेके क्या करोगे? आप नीट कैसे क्लियर होगा? अगर आप नीट की प्रिपरेशन करो तो आपके लेवल तो इतना होना चाहिए कि 50% तो क्लियर हो। वो नहीं क्लियर होता कि सारे चले थे, नकल करके लिख लेंगे और नीट निकाल लेंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो नीट में मिनिमम लेके आ गए, इसमें भी आगे 50%, जाके प्राइवेट में ले लिया 1 करोड़ रुपया दे करके, 1 करोड़ है आज की तारीख में MBBS प्राइवेट की। अब मान लो उसमें चले गए, 1 साल के बाद फेल हो गए, सारा माँ बाप का पैसा डूबा, पीछे का भी डूबा। तो प्लीज इन चीजों को इंश्योर करके जाना। मान लो 5 साल MBBS भी पास हो जाता है, उसके बाद क्यों बोल रहे एग्जिट एग्जाम भी देना आपको? नीट वाले ये ना बोले कि MBBS अगर प्राइवेट से कर रहे हैं या गवर्नमेंट भी मिल गया, क्या करना? एग्जिट एग्जाम भी देना। एग्जिट एग्जाम क्लियर नहीं तो 5 साल के सारे 1 करोड़ रुपए डूबे, और जो पिछले पढ़ाई लिखाई सब डूबे। तो ऐसा डुबाने से बेहतर है कि आप अपने आप को एसेस करें, क्या हम इस सब्जेक्ट के लिए बने हैं? अगर नहीं बने तो अभी भी लाइन चेंज कर लीजिए, BBA चले जाइए, MBA कर लीजिए, उसमें भी कैट का एग्जाम है, UPSC की तैयारी में चले जाइए, हो सकता है कल को SSC की तैयारी में चले जाइए,
और भी बहुत सारे एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर आप में गट्स है, कैलिबर है, साइंस नहीं चलता तो इट मीन डजन सेंस की साइंस ही सिर्फ चलाना होता है। आप साइंस के लिए बने हो, आप हो सकता है उससे बेहतर किसी चीज के लिए बने हो। तो हमें किसी स्टूडेंट पर कभी डाउट नहीं रहता, हमेशा रहता कि ये स्टूडेंट कुछ ना कुछ करेगा, मगर क्या वो फील्ड उसके लिए बना है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर वो फील्ड में आप अच्छा नहीं करो तो इमीडिएट चेंज करो, अभी टाइम है। मगर ये नहीं कि आज के 10 साल बाद आप अपने फील्ड चेंज करो, वो पॉसिबल नहीं होता है। जो करना होगा अभी करो, क्लियर करो। कोई क्वेश्चन है इसके अलावा, मैसेज करो, हम आपकी मदद करेंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।